Hello students, my name is Kavisha Arora and welcome to my channel Commerce Study. So from today we are starting the chapter 1 of Indian Economic Development of class 12th Indian Economy on the Eve of Independence. So what is Indian economy on the eve of independence means कि जो Indian economy की condition थी at the time of independence. So overall features of Indian economy on the eve of independence means कि जो overall condition थी हमारी Indian economy की at the time of independence. So before the British rule हमारी जो Indian economy थी वो कैसी थी, growing और successful economy थी. पर जैसे ही ब्रिटिशर्स आए उन्होंने धीरे धीरे करके एक एक सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ऐसे करके एक एक सेक्टर को फिनिश कर दिया. स्पेशली जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स थे, हमारी सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल्स थी, उनको ख़त्म कर दिया. हमारे जो एग्रीकल्चर का स्टेट था, जहाँ एक टाइम पे उनके आने से पहले हमारे जो लैंड के ओनर्स थे वो अब एक टिलर्स या फिर एक टेनेंट्स रह गए थे लैंड के, और हमारी इकोनॉमी जो थी वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी. सो फीचर्स क्या क्या थे? सबसे पहला है स्टैग्नेंट इकोनॉमी. स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती है? ऐसी इकोनॉमी जो रुकी हुई हो, जहाँ पे कोई भी ग्रोथ ना हो या बहुत लिटिल ग्रोथ हो. और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा हो? जहाँ की इकोनॉमी रुकी हुई हो, जहाँ पे लोगों की इनकम ना हो, वहाँ की इकोनॉमी में वहाँ के लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगी वो ऑब्वियसली खराब ही होगी, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को हर टाइप की प्रॉब्लम को सफ़र करना पड़ता था. सेकेंड इज बैकवर्ड इकोनॉमी. एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे पर हेड इनकम जो थी वो बिल्कुल जीरो थी, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन पुअर थी. वो लोग, जो पॉपुलेशन पुअर है, वो ना ही फूड सही से कवर कर पाती थी, ना ही शेल्टर था उनके पास. और वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट थी, क्योंकि इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही गरीबी थी. थर्ड इज डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर. मीन्स की जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी. 72% ऑफ द पॉपुलेशन सिर्फ किस इनकम पे बेस्ड थी? कि एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी, जिसकी, और वहाँ की जो कंडीशन थी एग्रीकल्चर की वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि कोई भी फैसिलिटी नहीं थी एग्रीकल्चर में, इरिगेशन नहीं थी कोई परमानेंट, तो लो प्रोडक्टिविटी थी और लो कॉन्ट्रीब्यूशन था टू जीडीपी. फोर्थ इज ब्लीक इंडस्ट्रियल. ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स कि जो इंडस्ट्रीज थी वो पूरी तरीके से फिनिश हो चुकी थी, बहुत बैड कंडीशन में थी, कोई ग्रोथ नहीं थी. क्योंकि जितनी भी हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज थी, कॉटन की, सिल्क की, हैंडीक्राफ्ट्स की, वो तो ऑलरेडी ब्रिटिशर्स अपने टाइम में ख़राब कर चुके थे. और जो कैपिटल गुड्स थे वो उन्होंने ज़बरदस्ती उसके इम्पोर्ट्स वो हमसे ब्रिटेन से कराते थे, तो हमारे जो इम्पोर्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा थे और हम अपनी कंट्री में कोई भी टाइप का प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करते थे, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बैड कंडीशन में थी. नेक्स्ट इज हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स. मीन्स की जो हमारी डिपेंडेंस थी वो इम्पोर्ट्स पे, हालांकि बाहर से हमारे गुड्स बहुत आते थे, हम अपनी कंट्री में बिल्कुल भी गुड्स नहीं बना पाते थे, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री जो थी वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी. नेक्स्ट इज लिमिटेड अर्बनाइजेशन. मीन्स की जो मोस्ट ऑफ द लोग थे वो कहाँ रहते थे? रूरल एरियाज में रहते थे, जहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, ना ही वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी, ना वहाँ पे और कोई अदर मेडिकल फैसिलिटीज थी, और जो अर्बन एरिया में रहने वाले लोग थे वो बहुत कम थे. तो इस वजह से जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन थी वो पुअर थी. नेक्स्ट इज सेमी फेडरल इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ में ऑपरेट करते हो. सो नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. मीन्स कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसका स्टेट क्या था ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे? सो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी. एग्रीकल्चर में कोई फैसिलिटी थी नहीं, इस वजह से जो हमारी एग्रीकल्चर का स्टेट था वो बहुत ज़्यादा रुका हुआ था, कोई ग्रोथ नहीं थी उसमें. और जो लोग एग्रीकल्चर करते थे या उसको परस्यू करते थे, वो लोग भी कैसे थे? पुअर हुआ करती थी पॉपुलेशन. सो फर्स्ट इज लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी. कोई भी मीन्स नहीं थी, कोई इंसेंटिव्स नहीं थे, जिसकी वजह से फार्मर्स का जो आउटपुट था वो कैसा था? वो बहुत कम था. नेक्स्ट इज एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम. मीन्स ये जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम था इसको कहते थे जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू, जहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने जमींदार्स को, वहाँ के मिडिलमैन को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी? कि वो अब ओनर्स हैं उस लैंड के, और वो उनका काम है जो टिलर्स ऑफ द सॉइल है, मीन जो लेबरर्स उनके सॉइल पे काम कर रहे हैं उनसे लैंड रेवेन्यू लेने का.
जो जमींदार थे वो क्या करते थे, ब्रिटिशर्स से कोई एक फिक्स अमाउंट दिया करते थे लैंड रिवेन्यू का, पर वो लोग जो टिलर्स ऑफ द सॉइल थे, लेबरर्स जो उनकी सॉइल पे काम कर रहे होते थे, उनसे वो लोग फ्रीली कितना भी लैंड रिवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे, जिसकी वजह से क्या था कि जो जमींदार थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि उनको एक फिक्स अमाउंट देना पड़ रहा था, बट उनको मिल कितना रहा था, फ्रीली कितना भी वो लैंड रिवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे, और वो इस वजह से वो लोग अनलिमिटेड एक्सप्लॉइट कर रहे थे फार्मर्स को वहाँ पे, या फिर टिलर्स को या लेबरर्स को। सो इसके कुछ फीचर्स थे कि जो जमींदार थे वो परमानेंट ओनर्स थे सॉइल के, ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल के अंडर था। नेक्स्ट क्या था कि उनका क्या था, फिक्स सम उनको गवर्नमेंट को पे करना था, बट वो रेवेन्यू जो थे वो फ्रीली कलेक्ट करते थे टिलर्स ऑफ द सॉइल से। सो इस सिस्टम का इम्प्लीकेशन या इफेक्ट क्या हुआ कि जो टिलर्स ऑफ द सॉइल थे, लेबरर्स जो वहाँ पे सॉइल पे काम करते थे, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट होने लगे। जो सेकंड है कि लीड टू द इविक्शन ऑफ द टिलर्स एंड दे वर टर्न टू लैंडलेस लेबर। मीन्स कि जो टिलर्स ऑफ द सॉइल थे वो लैंड रिवेन्यू पे नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से उन्हें लैंड को छोड़ना पड़ता था और वो एक लैंडलेस लेबर में टर्न आउट हो रहे थे। सो थर्ड इज फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जो पहले हम एग्रीकल्चर करते थे वो क्या था, सबसिस्टेंस और कमर्शियल, दो टाइप की फार्मिंग पढ़ी है हमने। जो फर्स्ट टाइप की सबसिस्टेंस फार्मिंग है वो क्या होती है कि जब कोई फार्मर इतना प्रोड्यूस करे कि वो अपनी फैमिली को पूरा कर पाए, बट कमर्शलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम लोग अपना पूरा करने के बाद फार्मर बाहर भी बेच सके। तो जो एग्रीकल्चर था वो ज़बरदस्ती क्या ब्रिटिशर्स कर रहे थे कि ज़बरदस्ती फोर्स कर रहे थे कमर्शलाइज करने के लिए। वो लोग उनको फोर्स करते थे कि वो लोग कैश क्रॉप्स को प्रोड्यूस करें। सबसे ज़्यादा फोर्स किया था उनको ग्रो करने के लिए इंडिगो, क्योंकि वो जो थी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में ब्लीचिंग के लिए यूज़ की जाती थी, और वो उनको ज़बरदस्ती एडवांस पेमेंट्स देते थे उसके लिए। जो फार्मर्स थे उनको कमर्शलाइजेशन के लिए मार्केट से और ज़्यादा पैसा लेना पड़ता था, और वो लोग क्या थे, धीरे धीरे करके और ज़्यादा डेट में आते जा रहे थे। फोर्थ इज लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। जो जमींदार थे वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेते थे, उनका सिर्फ मेन पर्पस था कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड रिवेन्यू उन्हें कलेक्ट करना है फार्मर्स से या फिर टिलर्स से। ना ही एग्रीकल्चर में कोई गुड फर्टिलाइजर्स, ना इरिगेशन, कोई भी फ्लड कंट्रोल्स, कोई भी उनको फैसिलिटी नहीं मिलती थी फार्मर्स को। उनको आज भी मतलब उस टाइम पे भी रेन पे डिपेंड होना पड़ता था इरिगेशन के लिए, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने की वजह से फार्मर्स जो थे वो धीरे धीरे डेप में आते जा रहे थे, क्योंकि उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं हुआ करता था। गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल। सो ओनर्स और टिलर्स के बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया था, क्योंकि ओनर्स का काम था सिर्फ क्या करना, वो लोग सिर्फ आउटपुट में से पैसा कलेक्ट करते थे, बट वो लोग कभी भी उस जो आउटपुट निकला उसका कॉस्ट कभी भी शेयर नहीं करते थे, कि जो भी आउटपुट होगा उससे जो भी पैसा आएगा वो ओनर्स ले लिया करते थे, बट जो खर्चा उस आउटपुट को बनाने में हुआ उसका शेयर वो कभी भी नहीं लेते थे, ना ही देते थे। सो जो टिलर्स थे उनके पास सारा लैंड रेवेन्यू देने के बाद कुछ बचता ही नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो था उनके लिए बिल्कुल सर्वाइवल का ही मोटिव बन चुका था। उनके पास कोई इनकम नहीं बचती थी, और बाहर से कमर्शलाइज करने के लिए उनको पैसा उठाना पड़ता था, जिसकी वजह से वो लोग और ज़्यादा डेब्ट में आते जा रहे थे। नेक्स्ट इज स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। सो जो लैंड होल्डिंग्स थी फार्मर्स के पास वो बहुत छोटी थी और इधर उधर स्कैटर्ड थी। सो छोटी जगह पे वो बहुत लो आउटपुट प्रोड्यूस कर पाते थे, और उनका कॉस्ट जो था वो बहुत ज़्यादा हाई था। नेक्स्ट इज सबसिस्टेंस लो आउटलुक। द फार्मर्स लुक फार्मिंग एज अ मेयर मीन्स टू प्रोवाइड फॉर द बेसिक नीड्स ऑफ देयर फैमिली, ओनली लेफ्ट फॉर सेल इन द मार्केट। मीन्स कि वो अपनी बेसिक नीड्स भी कवर नहीं कर पाते थे, और बहुत थोड़ा बहुत वो कवर कर पाते थे कि वो बाहर मार्केट में उसको सेल कर पाए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने पीछे नोट करवाने आपको नोट करने हैं। पहली चीज़ तो ये कि फेमाइंस मतलब कि शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। फेमाइंस रेफर टू अ सीवियर शॉर्टेज ऑफ फूड ओइंग टू क्रॉप फेलियर, कि मतलब क्रॉप ना उगने की वजह से जो फेमाइंस थी मतलब कि शॉर्टेज ऑफ फूड हुआ करती थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट था वो था फेमाइन ऑफ बंगाल, जो कि 1969 से 70 तक आया था, और कंटिन्यूसली फेमाइंस कब से कब तक थे, 1970 से लेकर 70-60 से लेकर 1943 तक। नेक्स्ट इज कि जब पार्टीशन हुआ तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारे लैंड पर, कि जब पार्टीशन हुआ तो हमारी कंट्री के पास पॉपुलेशन कितनी थी, 82% पॉपुलेशन हमारे अंडर में आई,
बट जो लैंड होल्डिंग्स थी जो कि एग्रीकल्चर के लिए थी वो सिर्फ 65% ही हमें मिल पाई। और जो बेस्ट प्रोड्यूसिंग एरियाज थे वेस्ट बंगाल के और सिंध के, ये किसको मिल गए? पाकिस्तान को मिल गए। सो इट इज़ ऑल फॉर टुडे। इसके बाद मैं आगे का चैप्टर कवर करूंगी। एक बार आप पूरी क्लास दोबारा से सुन लीजिए, जितने भी नोट्स मैंने लिखे हैं उनका स्क्रीनशॉट लेके उन्हें पढ़िए। आपका पूरा चैप्टर आई एम वेरी श्योर कि क्लियर हो जाएगा आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।